अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन को रोंदू अपोजिशन करार दे दिया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये वो अपोजिशन है जो हारे तो धांधली का रोना रोती है, जीत जाए तो कहते हैं इलेक्शन शफाफ थे। बोले फिरकावारियत फैलाने वाली जमातों का ऊपर आना पाकिस्तान की बदकिस्मती है। फवाद चौधरी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी पर नजर सानी का मशवरा भी दिया। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से मुतालिक उनका कहना था कि हुकूमत ना ब्लैकमेल होगी ना केसेस में रिलीफ मिलेगा, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। हारेंगे इलेक्शन तो फजलुर रहमान और ये कहेंगे धांधली हुई है, अगर आप जीतेंगे तो आप कहेंगे इलेक्शन सही हुए। रोंदू अपोजिशन है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि वो आएंगे और कोई मार्च वगैरह करना चाहते हैं। वो पहले ही साल आ गए थे। इमरान खान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें आपने पहले साल करके देख ली, आपसे नहीं हुए। हर 3 महीने बाद ही किसी को गलत फहमी हो जाती है। अगर आप ये कहेंगे कि इस तरह से केसेस जो है उनमें रिलीफ दे देंगे इमरान खान, ये तो नहीं होना। हमारा वोटर समझता है कि एहतसाब का अमल मुकम्मल होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब अगर अपोजिशन को लीड कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है। फिरका वाराना जमात जो है वो पाकिस्तान की सियासत में अहमियत इख्तियार कर, फिरका वारियत पर मबनी जमातें अगर ऊपर आती हैं तो पाकिस्तान का तो बहुत नुकसान होगा। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। PMLN जो है वो सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। पीपल्स पार्टी है वो सिंध की पार्टी है। पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमातों की जो नाकामी है उसका पाकिस्तान को फायदा तो नहीं होगा। बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनको अपने रवैयों के ऊपर और अपनी सियासत पर नजरसानी करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने वफाकी वुज़रा असद उमर और अली ज़ैदी के बयानात का जवाब देते हुए कहा है कि PTI में नालायक वुज़रा की भरमार है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी का कहना था असद उमर का सिंध के बल्दियाती कानून को मुल्क के लिए खतरा करार देना हिमाकत है। अली ज़ैदी जान लें कि अगले इलेक्शन में PTI का सिंध से सफाया हो जाएगा। ये जिन कांधों पर आए थे वो भी इनसे तंग आ चुके हैं। जो PTI के अरस्तू हैं जिनको पहले भी एक मरतबा वजारत से बरतरफ कर दिया गया था और PTI की हर मर्ज की दवाइयाँ हैं, वो एक लोकल गवर्नमेंट के कानून को कहते हैं जी ये जो है वो मुल्क के लिए खतरा है। और क्या कौन रहा है? पंजाब में आते साथ वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको फारिग कर दिया। ये PTI के अंदर जितने नालायकों की भरमार है उसमें ये निस्बतन पढ़े लिखे और समझदार आदमी माने जाते हैं। अगर वो इतनी बेवकूफ़ी की बातें करेंगे तो बाकी PTI में बैठे हुए जो नालायक नायल और चवल किस्म के वजीर हैं उनकी क्या हालत होगी। एक और साहब, उन साहब को PTI सिंध का सदर बनाया गया है। कहते हैं कि जी सूबा सिंध में जो अगली हुकूमत है वो PTI की होगी। पता नहीं क्या खाकर आते हैं, कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ इस वक्त PTI की जो नशिस्तें हैं इनमें से कोई 2-4 बच जाएं तो बच जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। वरना PTI का सफाया है पूरे सूबा सिंध से। तो भाई जिन कांधों पर तुम तकिया किए बैठे हो उनके कांधे भी थक गए, उनके पैर भी लड़खड़ा गए। अब उनके अंदर भी ताकत नहीं है कि ये जलालत अपने सर पे उठा सके, ये गंद अपने कांधों पे उठा सके। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं शहबाज शरीफ फनकारियां छोड़कर अपना हिसाब दे दें। मरियम नवाज की खामोशी बड़े मायने खेज है। मरियम नवाज के स्क्रिप्ट की आवाम को समझ आ चुकी है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। कहा चूहे सिंध की जड़ों को खोखला कर चुके। शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी फनकारियाँ हैं वो अब 16 अरब के सवालों के आगे दम तोड़ चुकी हैं। अब ये फनकारियाँ छोड़कर आप ज़रा अपना हिसाब किताब दे दें। मरियम सफदर साहिबा जो हैं उनकी जो खामोशी है वो भी बड़ी पुरमैनी है और ये जो स्क्रिप्ट है उनका ये अवाम को अब समझ आ चुकी है। चूहे अब सिंध की जड़ों को खाते खाते इतना खोखला कर चुके हैं कि सिंध अब अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा और पीपल्स पार्टी शायद दाड़काने की जमात भी ना रह सके। कानून के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ को जेल में आना पड़ेगा। ये मार्च में भी मार्च नहीं हो पाएगा, सिर्फ तारीखें दे रहे हैं। कराची में ओमिक्रॉन के मजीद 10 केसेस सामने आ गए। 3 रोज़ के अंदर कराची में मुस्बत केसेस की शरह 2 से 6% हो गई। NCOC के इजलास में कोरोना की 5वीं लहर रोकने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। NCOC के मुताबिक ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर तेज़ी से फैल रही है। ओमिक्रॉन के मुस्बत केसेस की शरह कराची में सबसे ज़्यादा है। वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद ओमिक्रॉन से कम मुतासर होते हैं। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी कोरोना की नई लहर के खतरे से खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में बताया कि कोरोना की शरह में 1 हफ्ते के दौरान बदतरीज इजाफा हुआ। मास्क पहनिए और वैक्सीन लाजमी लगवाइए।
लाहौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के हमले जारी हैं। मजमूई केसेस में से 86% अफराद ओमिक्रॉन से मुतासरा हैं। महकमा सेहत पंजाब ने वायरस के तेजी से फैलाव पर खबरदार कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। में एक बार फिर इजाफा। 24 घंटे के दौरान पंजाब भर से 217 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 188 मरीज सामने आए। लाहौर में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 3.8% है। 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक जीन सीक्वेंसिंग के बाद ओमिक्रॉन के 117 केसेस कंफर्म हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक 58% खवातीन और 42% मर्द ओमिक्रॉन का शिकार हुए हैं। 19 से 49 साल के अफराद सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक ओमिक्रॉन से मुतासरा 7% अफराद अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। 5% अफराद ऐसे हैं जिनको दोबारा कोरोना ने मुतासिर किया है। महकमा सेहत पंजाब ने शहरियों से मास्क लगाने और मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। कोरोना के दौरान भारत की ग्रोथ मनफी हो गई। इस्लामाबाद में पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हर साल बड़ी रकम गरीब ममालिक से अमीर ममालिक मुंतकिल होती है। पाकिस्तान ने कोरोना से कोप किया और जिस तरह हम कोविड-19 से निकले हैं, इर्द गिर्द तो देखें ज़रा मुल्कों का क्या हाल बना है। हिंदुस्तान में देखें क्या हुआ है, माइनसेस में ग्रोथ रेट चलेगी। ईरान में देखें तो 2 नेबर्स को देखें और उसमें पाकिस्तान को देखें कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन पाकिस्तान को नंबर 1 रखती है, वो मुल्क जो सबसे पहले नॉर्मल हो गया, जिसने अपनी इकोनॉमी भी बचा ली और अपने लोग भी बचाए। तो उसका तो क्रेडिट ही मिलता पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं आज फिर से क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ये भी एक गवर्नेंस की एक बहुत बड़ा ये हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और हमें खुश होना चाहिए, प्राइड होनी चाहिए इसमें कि हम इस तरह निकले उससे। पंजाब हुकूमत का मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के नए लाइसेंस की फीस में 400% इजाफे का ये फैसला सामने आया है। नए लाइसेंस के हुसूल और तजदीद के लिए कितनी रकम देना होगी, मजीद जानते हैं दानियाल उमर से। जी दानियाल, अपडेट कीजिए। देखिए, मेडिकल स्टोर्स के नए लाइसेंस की हसूल की फीस में 400% तक इजाफे का फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने। मेडिकल स्टोर्स के नए लाइसेंस की जो फीस है वो 2000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की तजवीज सामने आई है। इसी तरह मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की जो रिन्यूअल है उसकी फीस में 900% इजाफे की तजवीज दी गई है। लाइसेंस की जो तजदीद है उसकी फीस 1000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। फार्मेसीज के नए लाइसेंस की हसूल की फीस में भी 433% से जायद का इजाफा जो है वो तजवीज किया गया है और अब फार्मेसीज के जो नए लाइसेंस की फीस है वो 3,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए करने का फैसला किया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया दानियाल। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया। जमात इस्लामी ने बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वो कराची का हक लेकर ही लौटेंगे। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कोई सड़कों पर बैठकर बल्दियाती कानून में तरमीम नहीं करा सकता। हम तो आए हैं यहाँ पर कराची का हक लेने के लिए। हम उस असम्बली के सामने धरना दे रहे हैं जिस असम्बली ने आइन के बरखिलाफ ये काम किया है। गलियों में, सड़कों पे एहतजाज करके आप कानून में तरमीम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आप आवाम के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, वो रख रहे हैं और हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। सीएम हाउस का प्लान भी मौजूद है और जितने प्लान आप सोच सकते हैं इस शहर में आवाम का हक दिलाने के लिए जो हमें पुरअमन तरीके से करना पड़ा वो हम करेंगे। हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। जो तरामीम हमने की हैं उसको उठा के पढ़ लीजिए। हमने इख्तियारात में इजाफा किया है। जो कुछ बच गया था 2013 से वो भी पीपल्स पार्टी ने हड़प कर लिया और कराची के तमाम इदारों को तकरीबन अपने कब्जे में ले लिया है। जो हेल्थ और एजुकेशन जो थोड़े पैमाने पर इनके पास था वो हमने वापस ले लिया है। वो भी नेक नीति से लिया है उसको ठीक करने के लिए। इनकी ये कब्जा पॉलिटिक्स है जिसके नतीजे में ये भर्तियां करते हैं जाली, लिसानी बुनियाद पर या सियासी बुनियाद पर और करप्शन करे। इसलिए ये सारे इदारों को जो है वो अपने हाथ में इन्होंने ले लिया। इस कानून में मजीद भी बेहतरी की गुंजाइश है और अगर कोई जमात ऐसी तजावीज़ दे जो काबिल अमल हों, हम उनको कंसिडर करने को तैयार हैं। सिंध हाई कोर्ट के जजेस से हमारी दरख्वास्त है इसको कलअदम करार देते हुए वो और उस ऐसी हिदायत जारी करें जिसके नतीजे में ये बल्दियाती हुकूमत बाइख्तियार बने।
तो ये लफ्जी गोलाबारी तो आपने सुनी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर हाफिज नईम धरने के शुरका से गुफ्तगू कर रहे हैं। इबादत समझ के करना है, जिस तरह हम दर्स देते हैं कुरान का, तरबियत करते हैं लोगों की, दावत देते हैं उन्हें इस्लाम की तरफ, इस्लाम के निजाम के बारे में आगाही देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ एहतजाज करना, उसके खिलाफ मुजाहिमती कुव्वत में ढलना, ये भी दावत है और ये सियासत इबादत का दर्जा रखती है। और मैं ये चाहता हूं कि अब इस काम को हम गली मोहल्ले की सतह पर फैला दें और अवाम की एक कुव्वत बनकर गली मोहल्लों की सतह पर भी उभरे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनों ने इस काम का एक बड़े आहम के साथ आगाज किया है। आपकी जिद्दोजहद बहुत तवील है। हम जानते हैं कि हमारी बहनें, जब फलस्तीन के बच्चों पर कुछ होता है तो कराची जागता है, आवाज उठाता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज कराची में होता है। कश्मीरी भाइयों के लिए यहाँ पर यह काम होता है और अब तो कराची के हुकूक के लिए कराची बचाओ मार्च जो पिछले 2 हफ्ते पहले हाफिज नईम इस वक्त धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। कराची के पेडी थाने के करीब चालान करने पर मोटरसाइकिल सवार शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार में लड़ाई हो गई। बिल्कुल, आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं कि पेडी थाने के करीब, कराची थाने के करीब मोटरसाइकिल सवार और ट्रैफिक एहलकार में ये लड़ाई हो गई है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि इस शहरी और ट्रैफिक एहलकार के दरमियान जो है वो किस तरह से ये लड़ाई जारी है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। पेडी थाना है जिसके करीब मोटरसाइकिल सवार और ट्रैफिक पुलिस एहलकार में लड़ाई हुई है, जिसके मनाजिर इस वक्त समा पर देखे जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की शहरी को पेडी थाने ले जाने की कोशिश ऐसे में सामने आई है। मुतासरा शहरी के वालिद की जानिब से बेटे को छुड़ाने की कोशिश यहां पर देखने में आ रही है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, मजीद बताइएगा। देखिए, वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया था सदर में। ये पेडी थाने के बिल्कुल सामने एक बुजुर्ग शहरी है, उनका ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है चालान करने की कोशिश कर रहे थे। जब वहां से गुजरने वाले 3 नौजवान हैं, उन्होंने जो है मज़ाहमत की और ट्रैफिक पुलिस एहलकार से उलझ पड़े। तो वाकई में जो आपकी फुटेज भी मंजर आम पे आई है, उसमें देखा जा सकता है कि जो एहलकार हैं और जो शहरी हैं आपस में गुत्तम गुत्ता है। ताहम जो वाकई के बाद जो दीगर सीनियर अफसरान इस वाकई के अंदर शामिल हुए और उन्होंने जो है माफी तलाफी करवाने के बाद जो नौजवान हैं तीनों, उनको रिहा कर दिया। जो बुजुर्ग शहरी थे उनकी दरखास्त पे सारी कार्रवाई की गई और बुजुर्ग शहरी का कहना था कि ये नौजवान उनकी मदद कर रहे थे, इसी वजह से सारा वाकया पेश आया। ताहम के लिए शुक्रिया शाहनवाज। इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम, पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर तलबा को मुंतशिर कर दिया। यूनिवर्सिटी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते समा के नुमाइंदे असलम खोकर से। असलम बताइएगा। जी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर जो तलबा तंजीमें हैं उनके दरमियान आज तसादम हुआ है और ये जो तसादम है एडमिन ब्लॉक के बाहर हुआ है, जहां पर गमले तोड़े गए हैं, ईंटों और डंडों का जो है वो इस्तेमाल हुआ है, जिसके बायस कई जो तलबा हैं वो जख्मी हो चुके हैं। यहाँ पे काफी जो तलबा तंजीमें हैं वो मुतहरिक है, जिनमें पश्तून स्टूडेंट काउंसिल है, सराइकी स्टूडेंट काउंसिल है, जमीयत इस्लामी तलबा है, PSF है और दूसरी कई काउंसिल्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, वो यहाँ पे मुतहरिक और इनके दरमियान हम अक्सर देखते हैं कि झगड़ा होता रहता है। तो आज वही दोबारा से कुछ लोग तलबा जब वॉक कर रहे थे तो दूसरी तंजीम के लोग हैं उन पर उन्होंने हमला किया है और ये वाकया पेश आया है। और यूनिवर्सिटी के इंतजामिया का यही कहना है कि जो तलबा इसमें मुलव्विस थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। थोड़ी देर पहले जो श्रीनगर हाईवे है, एक्सप्रेस वे, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब उसको भी खोल दिया गया और यहाँ पे भी जो तलबा हैं उनको मुंतशिर कर दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को हाई वोल्टेज झटका लगाने की तैयारी कर ली है। सहमाई और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 5 रुपये 18 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से दरखास्तों पर समाअत चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने की। चेयरमैन नेपरा ने सुई सदन के साथ गैस खरीदारी मुआहदे पर पेशरफ का पूछा गया तो के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि बातचीत जारी है, मुआहदा अभी नहीं हुआ। सार्फिन की मुश्किलात आसानियों में बदल गई हैं। विफाक से 2050 मेगावाट बिजली खरीदने के मुआहदे कर रहे हैं जो 2023-24 तक मिलेगी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि कारोबारी तबके के लिए मुसाबकती बिजली का निज़ाम लाया जा रहा है। अब उन्हें किसी एक बिजली कंपनी पर इंसार नहीं करना पड़ेगा। कि इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। डेरा इस्माइल खान में तहसील वेर के उम्मीदवार उमर खिताब शरानी के कातिल पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक कत्ल में उमर खिताब की तीसरी बीवी मुलविस थी। खातून समेत 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। ANP उम्मीदवार उमर खिताब को बल्दियाती इंतखाबात से 1 रोज कबल कत्ल किया गया था।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। असद कैसर हिंदू नुमाइंदा वफ़द से खिताब कर रहे थे। जो है ना अपने पड़ोसियों के साथ मोहब्बत और भाईचारा चाहता है, अमन चाहता है, और हमारी ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया के साथ हमारा अमन का एक रिश्ता कायम हो। और इस सिलसिले में हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी हर जगह हो, पाकिस्तान में हम हर तरह से अपनी माइनॉरिटी का ख्याल रखते हैं, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इंडिया में जो हमारे ख़ासकर कश्मीर में जो हमारी बरादरी है वो उसको परेशानियां हैं, वो जो है ना इसके हुकूक के हवाले से वो उसको बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं मिल रहे हैं, उसको वो मजहबी आज़ादी शायद इंडिया में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना दहशतगर्दी के मुलजिम आरिफ गुल को कल हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, आरिफ गुल को पेश ना किया तो वजीर आजम को बुला लेंगे। अदालत ने हिरासती मरकज दूर होने की वजाहत कबूल करते हुए मुलजिम को आज ही पेश करने के हुक्म में नरमी करते हुए 1 रोज की मोहलत दे दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुबैना दहशतगर्दी के मुलजिम आरिफ गुल को पेश न करने पर शदीद बरहम हो गए। अदालती अहकामात न मानने पर वजीर आजम और वजारत दिफा हुकाम को बुलाने के सख्त रिमार्क्स दिए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या आरिफ गुल को लाए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, आरिफ गुल को हिरासती मरकज से अदालत लाना मुश्किल है। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, आरिफ गुल को पेश करने से क्या सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी? मुलजिम को नहीं लाना तो अदालत को ताला लगा देते हैं। चीफ जस्टिस ने आरिफ गुल को आज ही पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल KP ने बताया कि मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया है कि आरिफ गुल को आज हर कीमत पर पेश किया जाए। ताहम मुलजिम को यहाँ लाने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। अदालत ने आरिफ गुल को मंगल के रोज पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हुकूमत पर तनकीद, कहा PTI का सेहत कार्ड एक बड़ा स्कैंडल है। कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि पब्लिक अस्पताल सही नहीं चल रहे। सरकारी फंड्स को प्राइवेट सेक्टर में डालने का ये नया तरीका है। हमारे अस्पतालों में सारे पाकिस्तान के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। अगर पंजाब KP अस्पताल नहीं चला पा रहा तो ये लोग सिंध में क्यों नहीं आते हैं? कोरोना फैल रहा है, सिंध हुकूमत सख्ती करना नहीं चाहती। फिलहाल सिंध में लॉकडाउन का फैसला नहीं हुआ। शहरी ताउन करें और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि PTI की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है। ये सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि PTI इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है। सरकारी अस्पताल को वो पैसे दे के आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब सरकारी अस्पताल को आप पैसे देकर इम्प्रूव करेंगे तो उसका फ़ायदा आवाम को होगा, सरकार को होगा। आपके जो अपने दोस्त यार हैं, आपकी ATMs हैं, जिनके प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने सरकारी फंड्स को प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों में डाइवर्ट करने का ये नया तरीका निकाला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, पाकिस्तान 19वें सार्क इजलास की पाकिस्तान में मेज़बानी के लिए पुराज़म है। भारत फिजिकली नहीं आना चाहता तो वर्चुअल शिरकत कर ले, लेकिन फोरम को बेतौकीर न करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बर्फ पिघलने की खुशखबरी भी सुना दी। सार्क एक इम्पोर्टेंट फोरम है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने अपनी जिद की वजह से इस फोरम को डिसफंक्शनल करके रख दिया है। वो इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं, और हिंदुस्तान की हट धर्मी की वजह से ये फोरम सफर कर रहा है। अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो अब तो नए जराए आ गए। मैं रीइटरेट करता हूं इन्विटेशन टू ऑल सार्क मेंबर्स। पाकिस्तान इज विलिंग टू होस्ट द 19th सार्क समिट इन इस्लामाबाद। अगर हिंदुस्तान को यहाँ फिजिकली आने में दिक्कत है तो वर्चुअली शामिल हो जाए, लेकिन बाकियों को तो न रोके और इस फोरम को बेमानी और बेवकत न करे। बांग्लादेश के साथ मैं समझता हूं कि ताल्लुकात को बेहतर करने के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं। हम माजी को भूलकर मुस्तकबिल की तरफ हम नजर दौड़ाना चाहते हैं, और उसमें वजीर आजम की बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम शेख हसीना के साथ उनको दावत भी थी पाकिस्तान आने की। शेख हसीना ने भी वजीर आजम को बांग्लादेश आने की दावत दी है। दोनों तरफ से जो दावतों का इरादा और एक्सचेंज हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि द आइस इज मेल्टिंग। पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक बनेगा मुल्क की सकाफत का आकाश। चारों सूबों की सकाफत उजागर करने के लिए
आर्ट पीसेस लगाने का काम जारी है। बलूचिस्तान के फ्लोर तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच गए। असलम खोकर की रिपोर्ट। बलोची तर्ज की रिहायश, मुनफरिद पहनावे और रहन सहन का सादा अंदाज, बलूचिस्तान की सकाफत के ये हसीन रंग बिखरे हैं पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने डी चौक में। इस चौक को मुल्क की सकाफत का नमूना बनाने के लिए यहाँ चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के फ्लॉट बनाए जाएंगे। आगाज बलूचिस्तान से हुआ जो तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में पहुँच गया। शहरी भी इस इकदाम को खूब सराहते हैं। बहुत नॉलेजेबल है, बहुत यूजफुल है। इससे हमें बहुत सारी अपना हमारा कल्चर, हमारी सकाफत जो है वो प्रेजेंट होगी। अम्मा और पापा के साथ यहाँ सैर करने आई तो जब मैंने ये स्कल्पचर देखा तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये खूबसूरत मंसूबा कब तक मुकम्मल हो जाएगा, इस सवाल का जवाब है फनकार उमर फारूक के पास। बलूचिस्तान का तकरीबन कंप्लीट हो गया, 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ताला फाइनल स्टेज पे आ जाएगा और बाकी जो सूबों का है वो इंशाल्लाह ताला हर 20 दिन के बाद हम अगला ये फाइनल करते जाएंगे। आर्ट्स का काम होता है, जरा थोड़ा सा बारीकी का काम होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 से 3 माह के दौरान जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो डी चौक की शक्ल ही बदल चुकी होगी। पार्लियामेंट हाउस के सामने लगाए जाने वाले इन आर्ट पीसेस को देखकर नई नस्ल मुल्क की सकाफत के मुख्तलिफ रंगों से बेहतर तौर पर रूशनास हो सकेगी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। और कहते हैं अज़म जवान मुश्किल आसान। लाहौर की 2 बहनों ने 3 साल पहले ऑनलाइन डिजिटल डिज़ाइनिंग सिखाना शुरू की। 1 लाख से ज़ायद तलबा को तरबियत फराहम की। राफ़ी और राबी कहती हैं फ्रीलांसिंग से नौजवान घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली रजा। मेरा नाम है आफी सियाल और मैं हूँ राबिया अब्बास और हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। आफी और राबी 2 बहनें, एक कहानी, जिन्होंने कुछ करने का सोचा और ऐसा कर दिया कि घर वाले भी दंग रह गए। कंप्यूटर पे कर सके, जैसे कि ग्राफिक्स डिजाइन कर। 1 लाख से जायद ऑनलाइन स्टूडेंट बन गए। कई तो फ्रीलांसिंग के जरिए हजारों रुपए कमा रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जहाँ पे हमने फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्किल सिखाना शुरू की। सबसे अहम बात ये कि वो लोग हैं जिनके पास कोई भी स्किल नहीं थी और कोई भी उनके पास जॉब नहीं थी। घर बैठे दुनिया भर से ऑर्डर लेना और हजारों और लाखों कमाने का रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। राबी अब्बास का कहना है कि आने वाला दौर फ्रीलांसिंग का दौर है। पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में 4th नंबर पे है। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें हम इंडिया को बीट करते हैं और अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इंशाल्लाह हम इस इंडस्ट्री में नंबर 1 होंगे। फ्रीलांसिंग वो जरिया मुआश है जिसको करने के लिए ना तो आपको किसी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और ना ही आप किसी के मोहताज हैं। कौम की ये 2 बेटियां जिस तरह से मुआशरे को खुद मुख्तार बनाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं, ये अमल वाकई काबिल सत्ताइश है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। कुछ मौसम का जिक्र। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया। दीर में सयाहों की मौज मस्ती। गिजर में हर सू बर्फ ही बर्फ है। मरी आने वालों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए म्यूनिसिपल अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। दीर बना सयाहों का ठिकाना, क्योंकि आजकल वहाँ मौसम है सुहाना। दूर दराज इलाकों से सयाह जोक दर जोक दीर आ रहे हैं। कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा है तो कहीं भंगड़े डाले जा रहे हैं। कुमराट और लुआरी पहुंचने वाले सयाह बर्फीली हवाओं और सर्द मौसम से बचने के लिए आग के अलाव पर हाथ तापते नजर आए। मलका को हिसार में हालिया बर्फबारी के बाद मुल्क भर के सयाहों ने मरी में डेरे डाल लिए। लोगों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। सीबी रावलपिंडी सिटी ट्रैफिक ऑफिसर और दीगर आला अफसरान मरी पहुंचे। ट्रैफिक कंट्रोल करने के इक़दामात का जायजा लिया। गिदर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद 400 सफेदी ही सफेदी छा गई। जिले इंतजामिया ने मुकामी लोगों को हिदायत कर दी कि गैर जरूरी सफर न करें। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। दोस्तों के साथ जाएंगे, बैठेंगे, चाय पियेंगे, गर्मा गर्म समोसे खाएंगे, इस तरह एंजॉय करेंगे। बहुत देर बाद कोयटा में बारिश हुई है और ज़्यादातर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। हम भी पिकनिक मनाने जाते हैं।
बारिश के सबब सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। शहरी जहां गर्म कपड़ों में मलबूस हैं, वहीं लकड़ी जलाकर आग ताप रहे हैं, चाय से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा, कलात, पशीन, मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में 1 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, जोब, मकरान, रखशान डिवीजन्स में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। कराची का मौसम अबर आलूद है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल शाम या रात कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी हाँ, बिल्कुल। मौसम सरमा की दूसरी बारिश का जो सिस्टम है वो सिंध में दाखिल हो चुका है, जिस सिस्टम के तहत कल यानी 4 जनवरी से 7 जनवरी के दौरान सिंध के मुख्तलिफ शहरों और अजला में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। अगर हम आज बात कर लें कराची के मौसम की, तो आज सुबह से ही कराची का मौसम बहुत ही सुहाना है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, सूरज की आँख मचोली भी जारी है। सुबह से धूप जो है वो भी काफ़ी कम निकली है, मौसम अबर आलूद है और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जो कराची का मौसम है वो इसी तरीके से रहेगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि ये जो दूसरा सिस्टम है बारिशों का सिंध में, ये शुमाली बलूचिस्तान की जानिब से दाखिल हुआ है, जो कि मंगल से लेके जुमे तक कराची में और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें जो है वो बरसा सकता है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा की बर्फ पोश वादी कालाम में स्नो जीप रैली का मैदान सजा। रेसर्स ने भी बर्फ की जमी तह पर खूब महारत दिखाई। फाइनल राउंड में खवातीन कैटेगरी में आयशा ने मैदान मार लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन। वादी कालाम के शाही ग्राउंड पर स्नो जीप रैली। मुल्क भर से 3 खवातीन समेत 70 से जायद खतरों के खिलाड़ियों ने कमाल महारत दिखाई। 3 किलोमीटर बर्फीले ट्रैक पर ड्राइवर्स ने खूब जीपें दौड़ाईं। फाइनल राउंड में खवातीन कैटेगरी में आयशा ने मैदान मार लिया। मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा फर्स्ट पोजीशन आया हुआ है और ये ट्रैक जो है ये बहुत मुश्किल था, लेकिन एक नेविगेटर की बात होती है, नेविगेटर मेरे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ था और रैकी की बात होती है, रैकी भी मैंने की थी, दैट्स व्हाई आई गॉट फर्स्ट। मर्दों के मुकाबलों में शकील बरकी ने पहली पोजीशन हासिल की। पोजीशन का दिफा किया और ट्रैक बिल्कुल स्लिपरी था, इंतहाई मुश्किल था, तो एंजॉय किया। जिस तरह मौसम अभी एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह अपना जो रेस का मेरा रन था वो भी बहुत एंजॉय किया। स्नो जीप रैली देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने भी वादी कालाम का रुख किया। मुकाबलों के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। सैयद शहाबुद्दीन, समा, कालाम, सवात। में चैलेंज कर दिया है। अहम यह खबर है जिसके मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। अदालत ने चेयरमैन नैब और वजारत कानून को नोटिस जारी कर दिए। बिल्कुल, इन नोटिस में क्या कहा गया है जानते साहिल जोगी से। जी साहिल। अजीत के नैब में जूनियर अफसरान की जो तरक्या हुई है उनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पिटीशन दायर की गई है। पिटीशनर फ़हीम कुरैशी है जो एडिशनल डायरेक्टर है नेब सक्कर का, और उसके साथ दीगर पिटीशनर भी है। उन्होंने चैलेंज किया है कि 8 अक्टूबर 2021 के बाद जो मौजूदा चेयरमैन है नेब को ये अख्तियार भी नहीं है कि वो तरक्कियों के हवाले से बोर्ड तश्कील दे, लेकिन चेयरमैन नेब ने बोर्ड तश्कील देकर जो तरक्कियाँ की है वो बहुत ही गैरकानूनी है। और ये भी चैलेंज किया है कि जो जूनियर ऑफिसर है उनको जो है तरक्कियाँ दी गई है और जो काम वाले और जो सीनियर अफसरान है उनको नजरअंदाज किया गया है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेब चेयरमैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों के ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया साहिल। तो इंसानों में मौजूद बीमारियों के बारे में तो सभी जानते हैं, मगर बहुत कम लोगों को मालूम है कि यही बीमारियां आबी हयात में भी हो सकती हैं, जिसकी तशखीस के लिए लाहौर में पहली बार एक रिसर्च सेंटर कायम किया गया है। आयशा अता की रिपोर्ट में देखते हैं। डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज फाइंड आउट किए, वहीं पे हमें ये पता लगा कि यहाँ इसके अंदर फफूंदी या फंगस की कंटामिनेशन भी है। मछली चाहे मार्केट में हो या पानी में, अब इनके सेहतमंद या बीमार होने का पता लगाया जा रहा है। मनावा में वाक़े फिश क्वालिटी कंट्रोल लैब, जहां अपनी मछली ले जाएं और इनके टेस्ट करवाएं। सैंपल लेके आए टेस्ट कराने के लिए।
मछली का साइज और इसकी नस्ल बारे तफसीलात लेने के बाद इसे केमिस्ट्री लैब में मुंतकिल किया जाता है, जहाँ इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। एक 105 दर्जा हरारत पर मछली के टुकड़ों को खुश्क किया जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ केमिकल्स डालकर इसे एक महलूल में ढालकर इसमें फैट को चेक किया जाता है। हम उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। आफ्टर एडिंग हम इसको डाइजेशन पे लगा देते हैं। आबी हयात के माहिर बताते हैं कि मछली के अंदर फफूंदी, बैक्टीरिया और आबी आलूदगी के बायस फंगस की बीमारियां आम होती हैं, जिसे खाने वाला सांस, गुर्दों और मैदे की बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। दमे का मर्ज जैसे होता है, सांस की बीमारियां जो होती हैं, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन या शीरख्वार बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं। अंदरूनी बीमारियों के अलावा बैरूनी तौर पर मछली ताज़ा है या नहीं, इसका अंदाजा भी अब हर शहरी लगा सकता है। जो मछली है उसकी आंखें देखें अंदर को धंसी हुई ना हो, उसकी वो स्किन देखें वो फ्रेश होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए। इंतजामिया कहती है कि लैब के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, मगर इनकी आगाही के लिए जल्द मुहिम चलाई जाएगी। सर्दी के मौसम में मछली खाना तो सबको ही पसंद होता है, मगर इसे खाने से पहले इसका टेस्ट लाजमी करवाएं, वरना ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। क्या आपने किसी को पानी के अंदर रक्स करते देखा है? नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। चीन में दोशीताओं का अनोखा फन पानी में रक्स के जौहर दिखाए। देखने वाले देखते रह गए, कुछ मनाजिर आपको भी दिखाते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।